नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मजदूरों से बस और रेल का किराया ना लें। रेल यात्रा के दौरान खाने की भी हो व्यवस्था। ट्रेन में प्रवासी मजदूरों की मौत पर एनएचआरसी सख्त। गुजरात और बिहार के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। रेलवे से मांगा जवाब। सुविधाओं के अभाव में 9 प्रवासी मजदूरों ने गंवाई है जान। कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया कैंपेन का आगाज। मोदी सरकार पर सोनिया का बड़ा हमला। सरकार ने मजदूरों की सिसकियां नहीं सुनी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाली फ्लाइट्स और ट्रेन पर लगाई रोक। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने राज्यों से मांगा सुझाव। 31 मई के बाद आगे क्या चाहते हैं, राज्य शनिवार तक दें अपनी राय। प्रवासी मजदूर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। प्रवासी मजदूरों से बस और रेल का किराया नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल में यात्रा करने वाले मजदूरों को खाने की व्यवस्था की जाए। रेलवे प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए व्यवस्था करे और साथ ही बसों से सफर करने वाले मजदूरों को भी खाने पीने की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अलग अलग जगहों पर फंसे सभी प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों भोजन उपलब्ध कराएं। मूल राज्य स्टेशन पर भोजन और पानी उपलब्ध कराएं। राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेंगे और ये सुनिश्चित करने के लिए भी पंजीकरण के बाद कि वो एक नियत तारीख पर ट्रेन या बस में चढ़े कि नहीं। बेंच का कहना है कि हम केंद्र सरकार में बिल्कुल नहीं हैं, हम राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर रहे हैं। सड़कों पर पैदल जा रहे मजदूरों को तुरंत रोका जाए और उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जून को होगी। ट्रेन में प्रवासी मजदूरों की हो रही मौतों के मामले में एनएचआरसी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। एनएचआरसी ने इस सिलसिले में गुजरात और बिहार के मुख्य सचिव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और केंद्रीय गृह सचिव को नोटिस भेजा है। दरअसल एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसके मुताबिक मजदूरों को लेकर जा रही ट्रेन देर से चलकर घर पहुंचाने में ज़्यादा वक्त ले रही थी। इतना ही नहीं, लंबी यात्रा और सुविधाओं की कमी के चलते ट्रेन में मजदूरों की मौत भी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि दानापुर, सासाराम, गया, बेगूसराय और जहानाबाद में एक मजदूर की मौत हुई। इनमें 4 साल का एक मासूम भी शामिल है। देश के मौजूदा हालात के मद्देनजर कांग्रेस ने देश भर में ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन के तहत कांग्रेस नेता पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पर दरअसल उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा दर्द का मंजर दिखा है। मजदूर नंगे पांव सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जाने को मजबूर हुए। मजदूरों की सिसकियां सबने सुनी, लेकिन सरकार ने नहीं। केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि खजाने का ताला खोलिए, जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर गरीब परिवार को 7,500 रुपये हर महीने दीजिए, उनमें 10,000 फौरन मिले। साथ ही प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर भी पहुंचाया जाए। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए। किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। कांग्रेस ने इस वर्चुअल रैली में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने बताया कि देश भर में 57 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़े। देश बोले अभियान में सरकार पर हमला बोला गया।
स्पीक अप इंडिया हैशटैग वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ट्रेंड करा पूरी दुनिया के अंदर। हमारे देश में तो नंबर 1 ट्रेंड करा ही करा 10 बजे से लेके 5 बजे तक, लेकिन वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ट्रेंड हमारे स्पीक अप इंडिया ने किया। ये एक अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई और किस तरीके से लोग आगे बढ़ चढ़ करके सरकार को बता रहे हैं उनकी परेशानियां और सरकार को कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुनो। वहीं स्पीक अप इंडिया कैंपेन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया। राहुल गांधी ने संदेश में कहा कि कोविड के वजह से देश में आज एक तूफान आया हुआ है, गरीब जनता को चोट लगी है, मजदूरों को भूखा प्यासा सड़कों पर चलना पड़ रहा है, छोटे कारोबारी रीढ़ की हड्डी हैं जो बंद हो चुके हैं और ऐसे में आज हिंदुस्तान के लोगों को कर्ज की जरूरत नहीं है बल्कि पैसे की सख्त जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि मुश्किल के इस समय में कांग्रेस पार्टी सरकार से आज 4 मांग करती है। हर गरीब परिवार के खाते में 7,500 रुपये 6 महीने तक भेजे जाएं। मनरेगा के 100 दिन के बजाय 200 दिन का काम दिया जाए। छोटे कारोबारियों के लिए एक पैकेज का ऐलान किया जाए। घर लौटते हुए मजदूरों को सुविधा दी जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बीते 1.5 महीने में कांग्रेस पार्टी ने करीब 90 लाख लोगों की मदद की है। प्रियंका ने कहा कि भारत माता इस समय रो रही है, पूरा देश रो रहा है, लेकिन पीएम मौन है। हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। महामारी का एक बहुत भयंकर रूप है महाराष्ट्र में, उससे सरकार लड़ रही है और आप सहयोग देने के बजाय उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं खास तौर से आपको कहना चाहती हूं कि ये सहयोग का समय है। कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया कैंपेन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री भी जुड़े। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के मनरेगा में काम के दिन बढ़ाने की मांग की। बेकारी को दूर करने के लिए मनरेगा में 100 दिन के बजाय 200 दिन का काम 1 साल में मिलना चाहिए और जितने भी जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो अपने अपने राज्यों से बाहर हैं, उनको अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिले में, अपने अपने घर जाने के लिए सरकार को मुफ्त इंतजाम ट्रांसपोर्ट का करना चाहिए। जितने भी हमारे अवाम हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारी इस कांग्रेस पार्टी की डिमांड को अपना समर्थन दें। अभी जो 100 दिन मजदूरों का मजदूरी देने का वादा है महात्मा गांधी नरेगा की योजना में, जिसका कानून बन चुका है, उसमें 100 दिन मजदूरी देने का प्रावधान है, उसे बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। जहां उन्होंने मजदूरों के लिए बिना विधानसभा संसद में चर्चा किए कानून बदल दिया। अगर वे मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं तो कानून में इस बात का प्रावधान है कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। ग्लोबल रेटिंग S&P ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% घट सकती है। साथ ही कहा कि 2 महीने के लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था में अचानक रुकावट पैदा कर दी है। सरकार ने संक्रमण के मामलों के आधार पर देश को लाल, नारंगी, हरे जोन में विभाजित किया है, जिसमें ज्यादातर औद्योगिक महत्व के शहर रेड जोन में हैं। ऐसे में रेड जोन में आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने में ज्यादा समय लगेगा, जिससे पूरे देश में आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ेगा और सुधार की रफ्तार भी धीमी रहेगी। इसके साथ ही कहा गया है कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेवा क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। श्रमिक भौगोलिक रूप से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें लॉकडाउन उबरने में वक्त लगेगा। इससे पहले रेटिंग एजेंसी फिच और क्रिसिल ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन का अनुमान जताया था। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सरकार के लिए चेतावनी भी दी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के करीब 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के तहत पहले से स्वीकृत उधार देने से उन्हें कर्ज की किस्तें वसूल करने में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कहा गया है कि इससे अगले 2 सालों के दौरान उनके बकाये ऋण अनुपात में 6% तक बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के काबू में आने तक उपभोक्ता मांग और विनिर्माण दोनों ही खराब स्थिति में रहने वाले हैं। फिच ने कहा कि सभी क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन एमएसएमईज और खुदरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोखिम होगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान से अब कोई फ्लाइट कर्नाटक नहीं जाएगी। इतना ही नहीं, कर्नाटक ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आने वाली ट्रेनों पर भी रोक लगा दी है। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले कई मरीजों के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स और नर्सों पर संगीन आरोप लगाए हैं। मरीजों के परिजनों का कहना है कि रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स और नर्सों की लापरवाही और उदासीनता की वजह से उनके परिजन की जान गई है। ये आरोप ऐसे समय में आए हैं जब गुजरात हाईकोर्ट ने कुछ ही दिन पहले कोरोना वायरस संकट के बीच इस अस्पताल के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े किए थे। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल को एशिया का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है। यहाँ सैकड़ों डॉक्टर्स और नर्स काम करती हैं। एक शख्स ने आरोप लगाया कि उनकी दादी को लाख अपील के बावजूद कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया। साथ ही वेंटिलेटर पर रखने की बजाय थैले को एक पाइप को हाथ से दबाने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से उनकी दादी की मौत हुई। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि कोविड-19 के लिए देश में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है और अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रिया हैं। भारत में इन चारों पद्धतियों का इस्तेमाल कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं, वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेज है। लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज हो जाएगी। कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन। ये 4 तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है। साथ साथ हमारे वैक्सीन कंपनीज बाहर के वैक्सीन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें या वो लीड कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं। कोरोना को खत्म करने के लिए ओडिशा के कटक में नरबली की सनसनीखेज खबर सामने आई है। बलि के आरोप में पुलिस ने बंधुड़ा मां ब्राह्मणी मंदिर के पुजारी 70 साल के संसारी ओझा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ये बयान दिया है कि 4 दिन पहले उसे सपना आया था कि नरबली देने से इलाका कोरोना से मुक्त रहेगा। आरोपी ने साजिश के तहत मंदिर आए 55 साल के सरोज प्रधान का सिर काट दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले आरोपी और मृतक सरोज ने मंदिर में बने कमरे में नशा किया था। पुलिस पूरे मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर भी देख रही है। और थोड़े से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072।
देश में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इन सबके बीच कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हालात की जानकारी ली है और आगे की रणनीति पर सुझाव मांगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ने शनिवार तक सुझाव देने के लिए कहा है। केंद्र ने राज्यों से ये भी पूछा है कि 31 मई के बाद वो अपने राज्य में और कौन कौन से नए कदम उठाना चाहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने नाई समाज की समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने अपने खत में कहा है कि लॉकडाउन की वजह से सैलून व्यवसाय करने वाले नाई समाज के लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे में नाई समाज के लोगों को 3 महीने तक 6,000 रुपये हर महीने की सहायता दी जाए। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के आइन गुंड इलाके में एक सेंट्रो कार से करीब 50 किलो आईईडी को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बारूद भरकर जा रही कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन संदिग्धों ने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस ने कार पर फायरिंग की तो संदिग्ध गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। आईजी विजय कुमार ने बताया कि ये एक आत्मघाती हमले की साजिश थी, जिसके निशाने पर सुरक्षा बल थे। उन्होंने ये भी बताया कि साजिश के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट कर दिया। उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके वो पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। पुलवामा में बारूद से भरी कार मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए के 2 अधिकारी जांच के लिए पुलवामा पहुंच चुके हैं। बता दें कि सफेद रंग की सेंट्रो कार में ट्रू व्हीलर की नंबर प्लेट लगाई गई थी, जो कि कठुआ की रजिस्टर्ड थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे ट्रैक किया है, जिसके बाद बम की तलाश की गई। बम डिस्पोजल यूनिट को बुलाने से पहले आसपास के इलाके को खाली कराया गया। बता दें कि साल 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला किया गया था। वो भी इसी तरह का था, जिसमें एक गाड़ी में बम रखा गया था और उसे सीआरपीएफ के काफिले में घुसा दिया गया था। फरवरी 2019 में हुए इस आतंकी हमले में करीब 45 जवान शहीद हो गए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीजेपी पर महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगा रही हैं। प्रियंका गांधी ने स्पीक अप इंडिया अभियान के दौरान बीजेपी को नसीहत दी और कहा कि संकट के समय राजनीति ना करें, सबके साथ मिलकर देशवासियों की मदद करें। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सरकार कोरोना महामारी से लड़ रही है और बीजेपी उसे सहयोग देने की बजाय गिराने की कोशिश कर रही है, अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये सहयोग का समय है, हम सबके ऊपर देश की जनता का कर्ज है। महामारी का एक बहुत भयंकर रूप है महाराष्ट्र में, उससे सरकार लड़ रही है और आप सहयोग देने के बजाय उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं खास तौर से आपको कहना चाहती हूँ कि ये सहयोग का समय है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब आप इस जनता का साथ दें। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी तेज है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का घर राजनीति का अड्डा बन गया है। महाराष्ट्र में जो चित्र बनाया जा रहा है वो गवर्नर जी के घर पर अगर राजकीय अड्डा बनाया जा रहा होगा तो ये बात लोकतंत्र के लिए घातक है। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में ये कुर्सी की लड़ाई से ज़्यादा, राजकारण से ज़्यादा कोरोना को हम कैसे हद पार करते हैं, इसके ऊपर काम होना चाहिए। ये राजकारण का समय नहीं।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर बीजेपी 1 जून से महीने का अभियान चलाने जा रही है, जिसमें देश के हर जिले में कम से कम एक वर्चुअल रैली आयोजित करना शामिल है। वर्चुअल रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज, कोविड-19 से जुड़े हुए विषय सहित जन कल्याण कार्यों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा लिखी पत्र पार्टी के कार्यकर्ता करीब 10 करोड़ घरों तक पहुंचाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दूसरे कार्यकाल के लिए 30 मई 2019 को शपथ ली थी। सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी 1 माह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक जिले में एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का विषय, कोविड की समस्या के समाधान, कोविड से लड़ने का संकल्प, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक जागरण, लोक जागरण, इन सारे विषयों को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए की जमकर खिंचाई की है। जस्टिस अनूप ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में बंद नवलखा को मुंबई ले जाने की काफी जल्दबाजी की। नवलखा के खिलाफ मुंबई में भी आरोपों की जांच लंबित है। नवलखा को ट्रेन से 26 मई को मुंबई ले जाया गया था। अदालत ने 22 मई को एनआईए से नवलखा की याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे समय में जबकि पूरा देश कोरोना वायरस के खतरे का सामना कर रहा है, वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि उनकी आयु को देखते हुए कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा है। और थोड़ी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल. Call 9165025500. If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। ये प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच विदेशी जमातियों के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और इस चार्जशीट पर कोर्ट अब 25 जून को संज्ञान लेगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 चार्जशीट दाखिल की हैं। अब तक दिल्ली पुलिस तबलीगी जमात मामले में विदेशी नागरिकों के 47 चार्जशीट दायर कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों की अनदेखी और महामारी संबंधी कानून के तहत सरकारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि विदेशी नागरिकों ने ऐसी लापरवाही की जो जानलेवा बीमारी फैलाने की वजह बन सकती थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमातियों को सरकारी क्वारंटीन सेंटर से दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 900 से ज़्यादा जमातियों को 9 अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जाए। इनके खाने पीने और दूसरे खर्चों का इंतजाम तबलीगी जमात करेगी। साथ ही कहा कि कोई भी जमाती बिना जानकारी दिए कहीं नहीं जाएगा। देश भर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देश भर में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रियायत या मुफ्त में जमीन दी है। साथ ही ये भी पूछा कि क्या ये हॉस्पिटल कोविड का मुफ्त इलाज कर रहे हैं
या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया कि देश में कई प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार द्वारा दी गई मुफ्त जमीन या रियायत पर दी गई जमीन पर चल रहे हैं, लेकिन वो गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं दे रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि पूरे देश में कितने हॉस्पिटल्स हैं जिनको जो है ये कंसेशनल या फ्री लैंड दी गई है, और उनमें जो शर्तें लगाई हैं क्या वो शर्तें उसको पूरी करती हैं। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट को बतानी चाहिए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका कॉग्निजेंस लेकर सारे हिंदुस्तान में जिनको भी इस तरीके की ज़मीनें मिली हुई हैं हॉस्पिटल्स को, उन सबको डायरेक्शंस देनी चाहिए कि कम से कम वो 10% जो है आईपीडी और 25% ओपीडी जो है, जो ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, उनको टोटली फ्री ट्रीटमेंट। बिहार की राजधानी पटना में छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वो सब एसटेट परीक्षा रद्द किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8 साल बाद एसटेट परीक्षा का आयोजन हुआ था, लेकिन रिजल्ट से पहले ही रद्द कर दिया गया। छात्रों का कहना है कि मोदी नीतीश सरकार रोजगार देना नहीं चाहती। के सपनों के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है नीतीश और मोदी की सरकार बिहार में। इसको आइसा बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम बिहार विधानसभा मार्च करेंगे और सरकार को घेरेंगे कि तुम्हारी जो छात्र विरोधी रवैया है, रोजगार विरोधी रवैया है, इसको आइसा बर्दाश्त नहीं करेगा। कोरोना ने अपनों को ही पराया कर दिया है और पराये भी अपने से बढ़कर हो गए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है महाराष्ट्र के अकोला में, जहां कोरोना की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कच्ची जमात ट्रस्ट के जावेद जकरिया और उनके सहयोगियों ने शव का हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया। बता दें कि अकोला में अब तक 400 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 25 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के भदोही में लोगों ने पुलिस टीम पर जमकर पथराव किया है। जैसा ही दाह संस्कार के लिए रामपुर गंगा घाट पर शव लेकर पहुंची एम्बुलेंस, पुलिस की जीप पर वहां पर पथराव हो गया। लोगों ने वहां पर पथराव शुरू किया, जिसके बाद पुलिस वापस लौटना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच दाह संस्कार किया गया। दरअसल गुजरात से आए एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसकी बॉडी से स्वैब सैंपल लेने के बाद उसका शव एम्बुलेंस से दाह संस्कार के लिए गोपीगंज थाने के रामपुर घाट पर भेजा, जहां थाने की पुलिस भी पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस ले जाने वाले शव को देखते हुए ग्रामीण वहां पर काफ़ी गुस्साए और विरोध करने लगे। अक्षोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।